Good morning, students. This is Kumal Bardia. Our subject is research methodology. And today we will see a very important part of research methodology, that is the process of research. Process of Today we will see the process of research. First of all, I will draw one flow chart or flow diagram. All the students have to draw this. Step 1 is, I will draw like this, okay, in the slanting form. Define research problem. Okay. Second step is extensive literature survey. Research survey. Third one is development of working hypothesis. Of working hypothesis. Fourth one is preparing the research design. Next one is determining sample design. Collecting data. After that, collecting data, analysis data and interpret the report. Analysis, and next one is इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट. ठीक है, अभी हम ये सारे स्टेप 1 बाय 1 देखने वाले हैं कि कौन से स्टेप में रिसर्च करते टाइम हमें कौन सा वर्कआउट, क्या वर्कआउट करना है और किस तरीके से वर्कआउट करना है, सो दैट हमें रिसर्च करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम और डिफाइनिंग द problem. There are two types of research problem. First of all the students see पहले क्या है हमारा theoretical view क्या कहता है वो हम देखेंगे. There are two types of research problem, that is the related to the state of nature, and second one is those which related to the relationship between two variables. अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स होता है, एक तो नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, और सेकेंड वन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. ठीक है. The survey outset the researcher must single out the problem want to study. सबसे पहले उसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप पे वो डिपेंड करता है, जैसे उस पर्टिकुलर एक वेरिएबल पर, नेचर पर, या डिपेंड करता है कोई नेचुरल एनवायरनमेंट फैक्टर्स पर, और ये डिपेंड करता है कि यदि ऐसा होता है मार्केट में, यदि कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं
तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या होता है वो चेंज करेंगे. वी विल सी दैट हाउ द वन फैक्टर विल अफेक्ट ऑन द सेकेंड फैक्टर, और इट इज़ कॉल्ड एज द वेरिएबल और टू वेरिएबल्स और रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम डिफाइन करना है. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस विथ ओन्स कलीग और विद द हैविंग द सम एक्सपर्टीज इन मैटर. जब भी हम लोग हमारा प्रॉब्लम, देखिए हम जब रिसर्च करते हैं तो हम लोग देखते हैं इसके पहले किसने उस टाइप्स का रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी. तो ऐसे टाइम में जहाँ पर हमें देखना है कि हम देख रहे हैं कोरोना इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम किस तरीके से कहाँ पर इफ़ेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. कोरोना इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कौन से फैक्टर है, किस टाइप का प्रॉब्लम मार्केट में या हमारे सोसाइटी में आ रहा है, ये सारा हम लोगों को क्या करना है, हमारे कलीग्स के साथ या कोई एक्सपर्ट्स है, हमारे फ्रेंड्स है जो ऑलरेडी इस चीज़ पर रिसर्च कर चुके हैं या प्रीवियस कोई रिसर्चर है, इन सारों से हमें क्या करना है, इन सबसे एडवाइस लेना है, डिस्कस करना है, ताकि हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, द रिसर्चर मस्ट द सेम टाइम एग्जामाइन ऑल द अवेलेबल लिटरेचर टू गेट हिमसेल्फ एक्वेंटेड विद द सिलेक्टेड problem. This task for formulating or defining the research problem is a step of greatest importance in the research process. सबसे पहले कोई भी रिसर्च वर्क करते टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी वो है रिसर्च और डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. ये स्टेप आपकी प्रॉपर होना ज़रूरी है, तो आप आपका ऑब्जेक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं. यदि आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं रहेगी, इफ़ यू डोंट नो द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अराइजिंग, हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग, तो हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्मुलेट करेंगे. इसीलिए ये दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड करें, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों कर रहे हो इसमें, इसका सोसाइटी में क्या हम लोग बोलेंगे रोल होगा. यदि आप ये रिसर्च वर्क कर रहे हो तो व्हाट विल बी द बेनिफिट टू द सोसाइटी. ये सारा हम लोगों को फर्स्ट स्टेप जो बोलते हैं ना, यदि पिलर स्टेप आपका प्रॉपर रहा तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्मुलेशन भी अच्छा होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट और एग्जैक्टली फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, हम ये रिसर्च वर्क क्यों कर रहे हैं, सो दैट यू कैन फॉर्मुलेट योर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलेक्ट लॉट्स ऑफ डेटा. जो ऑलरेडी रिसर्च वर्क हो चुका है, दोज द रिसर्चर हैव डन देयर वर्क रिलेटेड टू योर टॉपिक, यू हैव टू कलेक्ट ऑल दैट डेटा for your purpose, for your research purpose, so that you can make them better, or you can take the basic of that and you can progress with that matter. ठीक है, एक कंसेप्चुअल हम लोगों को पता रहना चाहिए. द बेसिक आउटकम ऑफ रिव्यू विल बी द नॉलेज एज टू व्हाट द डेटा एंड द मटेरियल आर अवेलेबल फॉर द ऑपरेशनल पर्पस. यदि आप प्रीवियस डेटा या कुछ हिस्टोरिकल डेटा, इफ़ यू डू स्टडी ऑफ दैट डेटा, इफ़ यू कलेक्ट दैट ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रीवियस रिसर्चर ने इस पर क्यों इस तरीके का रिसर्च किया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्या डेटा, क्या कंक्लूजन इन्होंने अपने रिसर्च वर्क से कलेक्ट किया है. यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब ये डेटा कलेक्ट करने का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, जो बेसिक ऑलरेडी हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हमें ऐसा करना है, तो क्या हमें उसमें कुछ वेरिएशंस लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये सारा आपका फाइंड आउट होगा रिसर्च प्रॉब्लम में. दिस इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप आपका प्रॉब्लम डिफाइन अच्छे से कर सको. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे. अभी देखिए एक्सटेंशन रिसर्च सर्वे में क्या होगा आपका, यू विल सी द डेटा अवेलेबल, लिटरेचर कलेक्टिंग रिसर्च सर्वे करना है. तो इसमें आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डेटा कलेक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे कि मार्केट में कौन से रिसर्चर ने इस पे सर्वे किया हुआ है. Once the problem is formulated, the brief summary of it should be written down. At this,
juncture, the researchers should undertake the extensive literature survey connected with the problem. For this problem, the abstracting and indexing journals, published or unpublished bibliography are the first place to go through it. Academic journals, conferences, proceeding, government report, etc. must be tapped by adding the knowledge. ठीक है. और हम लोग बोलेंगे लाइब्रेरी, एक रिसर्चर के लिए लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द क्या बोलेंगे हम लोग, ब्लड, इट वर्क्स लाइक अ ब्लड फॉर द रिसर्च वर्क. लाइब्रेरी में आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा एंड अ गुड लाइब्रेरी प्ले अ स्पून फीडिंग फॉर द रिसर्चर. अ गुड लाइब्रेरी फॉर द रिसर्चर इज़ लाइक अ स्पून फीडिंग फॉर हिम, क्योंकि वहाँ बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगा. और इन दिस एरिया ऑफ द इंटरनेट इट हैज़ बिकम अ क्वाइट ईजी टू रिसर्च द आर्टिकल्स. One can use some search engine like Google or especially Google Scholars to the search scholarly articles. अभी तो हमारे पास डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, पहले नहीं होता था. कौन सा डेटा कहाँ कलेक्ट है, तो रिसर्चर हैव टू गो थ्रू द लाइब्रेरीज, जर्नल्स, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड डेटा जो भी है, न्यूज़पेपर, बुकलेट्स, ये सारा उनको उसमें से कलेक्ट करना होता था. लेकिन अभी जो हमारा बोलेंगे इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ पर हम लोग एक कोई रिसर्च वर्क ही करना है हमें, तो ये हमें करना चाहिए या नहीं, ये कोई रिपीट तो नहीं हो जाएगा. हम क्विकली शोधगंगा पे चेक कर सकते हैं कि शोधगंगा इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस वेबसाइट फॉर द PhD स्कॉलर्स. वो लोग, क्योंकि वहाँ पर जितने PhD हुए हैं उन लोगों के सारे डेटा वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. तो क्या हमारा डेटा रिपीट हो रहा है वो भी हम उस पर चेक कर सकते हैं, या फिर उनका बेसिक लेके हम लोग अपना भी बेसिक रेडी कर सकते हैं. और अभी गूगल इंजन का ज़माना है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि डेटा कलेक्ट करना, सेकेंडरी डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा तो आप लोगों को मार्केट एनालिसिस करने के बाद ही मिलता है, या फिर 2 वेरिएबल्स व्हाट द इफेक्ट ऑन द मार्केट स्टडी करने के बाद ही हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी डेटा, Google is the god for the secondary data. Lots of data is available over there, lots of knowledge. हम लोग बोलेंगे if you find just some words, or you just type on some on search engine some words, you will get thousands of pages to read, thousands. Now that it is your, or it is the responsibility of the researcher on through which pages he or she go through. इतने थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पेजेस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन. तो वो क्या करेगा, जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें से कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, समझा सब लोगों को. व्हाट वी आर टेकिंग, हम लोगों ने फर्स्ट देखा है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखिए हमने, रिसर्च प्रोसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च प्रोसेस. इन दैट फर्स्ट वी हैव सीन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम. सेकेंड वी हैव सीन एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे. एक्सटेंसिव में क्या आएगा, आपका डेटा कलेक्शन आएगा, जो भी सारे जर्नल्स हम लोग बोलेंगे, बुकलेट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे जो होके गए हुए हैं, इनसे हम लोगों को क्या करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें लाइब्रेरी. ठीक है, और वी कैन से गूगल इंजन. ठीक है, ये सारा आपका एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे में आता है कि सेकेंडरी डेटा क्या क्या हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है. नाउ थर्ड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग hypothesis. What these steps tell us? Now we are working, we have seen the data collection. Now we will see development of working hypothesis. ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या होगा कि आप लोग क्या assumptions लेके चलते हैं. assumptions यानी हम लोग क्या मानते हैं. यदि मैं आज कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने कुछ तो सोचा होगा ना, शायद मार्केट में ऐसा होगा. तो शायद वाला जो हमारा मेंटेलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है अजम्पशन. व्हाट वी टेल इट, अजम्पशन. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अजम्पशंस. अच्छा, अजम्पशंस मीन्स हम लोग जो सोचते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, ये इतनी सारी भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी
लिमिटेड, assumption should be limited. Now what is the role of hypothesis? हाइपोथेसिस का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू अस, हमें कुछ तो गाइडलाइन मिलेगी उससे कि हमें किस तरीके से गो थ्रू करना है, ठीक है। आज मैं बोल रही हूँ कि शायद आज शाम में बारिश हो सकती है, दिस इज़ एन अजम्पशन, ये मैं एक हाइपोथेसिस फॉर्म कर रही हूँ। तो अजम्पशन ये होने की वजह से मैं यदि ऐसा सोच रही हूँ कि बारिश होगी, तो बारिश होगी तो मैंने रिलेटेड टू द रेनी, मैंने उससे रिलेटेड सारे हम लोग बोलेंगे रेन कोट्स, अम्ब्रेला, ये भी कैरी किए होंगे। तो ये होता है कि इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू अस, हम लोग उससे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। After extensive literature survey, researchers should state in the clear terms working hypothesis or hypothesis. It is an assumption and draw the test logical empirical consequences. They also affect the manner in which test must or should be conducted directly from the data. Hypothesis should be very specific and limited to the piece of research in the hand because it has to be tested. ओके अब ये हाइपोथेसिस और अजम्पशंस जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि हर हाइपोथेसिस हर अजम्पशन को हमने टेस्ट करना है, मार्केट में उसका रिजल्ट क्या आएगा ये चेक करना है। नाउ हाउ वन शुड गो अबाउट द डेवलपिंग वर्किंग हाइपोथेसिस। फर्स्ट अब हम लोग हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग हमारे कलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये सारा हम लोग डिस्कशन करके क्या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन द डेटा एंड रिकॉर्ड्स इफ अवेलेबल कंसर्निंग द प्रॉब्लम फॉर द पॉसिबल ट्रेंड्स, peculiarities and other causes, review of similar studies in the area of some similar problem, ठीक है। ये सारा फॉलो अप लेके, ये सारा फॉलो करके कलीग्स के साथ डिस्कस करके, या प्रीवियस स्टडी जो हुई है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका रिव्यू क्या है, ये सारा हम लोग एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस जो बोल रही हूँ मैं, हाइपोथेसिस डेवलप करना है, हमें रिलेटेड अजम्पशंस देखना है, व्हाट वी कैन फाइंड द how we can form the assumption, because assumptions और hypothesis are the base of the research work. आप रिसर्च वर्क तभी कर सकते हैं जब आपने आपके स्टेट ऑफ माइंड में कुछ तो भी हाइपोथेसिस जनरेट किए होंगे, कुछ तो भी हम लोगों ने सोच के रखा होगा, तभी हम लोग हाइपोथेसिस वर्कआउट कर सकते हैं। और इसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हमारा एक वर्कआउट मिलेगा कि हमें ये करना है या नहीं, ये नहीं करना है। वो बोलते हैं ना हम लोग प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक करना है, क्योंकि हर हाइपोथेसिस जितने भी आपने अजम्पशंस लिए वो सारे अजम्पशन यू हैव टू चेक, यू हैव टू टेस्ट इट इनटू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वी हैव seen the defining research problem. Okay, first what we have seen research problem, defining research problem. Second one is जो भी बेसिक डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो सारा स्टडी कर लिया, सो दैट वी कैन गेट द बेसिक्स ऑफ आवर रिसर्च वर्क। एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आज हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, क्या हाइपोथेसिस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या अजम्पशन, हमारा सोचना क्या है, ये सारा आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस में। एंड फोर्थ स्टेप इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। ये सबसे पहले ये 3 स्टेप समझिए, क्या प्रॉब्लम डिफाइन हुआ है, उसके बाद थोड़ा जो डेटा है बेसिक्स है हम लोगों को उसका नॉलेज गेन किया है, और उसके बाद हमने हमारे हाइपोथेसिस जो हम लोग मार्केट में टेस्ट करने वाले, जो हमारी सोच है, जो हमने सोचा है, बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो बोलते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअली हम लोगों ने क्या सोचा है, क्या वो सही है या नहीं है, ये टेस्ट करना इज नथिंग बट द वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक है। ये 3 स्टेप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा फिल्टर होने के बाद ही हम लोग रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा हाइपोथेसिस, हमारा रिजल्ट टेस्ट होने के बाद, हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट होने के बाद क्या हमारा रिजल्ट आता है, आउटकम क्या आता है, उसी पे बेस्ड होता है हमारा रिसर्च डिज़ाइनिंग, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले आप ये 3 स्टेप आपके माइंडसेट में क्लियर कर लो, तभी हम लोग इसके आगे जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेशली आपको सिर्फ रिसर्च डिज़ाइनिंग का भी एक क्वेश्चन आ सकता है।
तो रिसर्च डिज़ाइनिंग जो है ये मैं आपको, ये तीनों स्टेप क्लियर हो गई, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशली यहाँ से हम लोग आगे की स्टेप कंटिन्यू करेंगे। यदि ये तीनों स्टेप में विच आई हैव टॉट यू टुडे, इन तीनों स्टेप में किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स या क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर्स। थैंक यू।